नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शानदार और एकदम फॉर्मल पॉलिटिकल साइंस केस स्टडी में डाइव इन करने वाले हैं। टॉपिक है शिफ्टिंग कोएलिशन डायनामिक्स, मतलब गठबंधन की बदलती रणनीतियां। और सबसे पहले ना क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। ये जो पूरा एनालिसिस हम देखने वाले हैं, इसे तैयार किया है एडवोकेट मतलूब चंदेल जी ने, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उरई, जालौन और इलाहाबाद हाई कोर्ट से हैं। तो उनके इस बेहतरीन एनालिसिस के जरिए चलिए राजनीति के इस पहलू को एकदम ऑब्जेक्टिव तरीके से समझते हैं। अब ये देखना वाकई में कितना फैसिनेटिंग है ना कि आज की राजनीति में जो दो पार्टियां एक दूसरे की सबसे बड़ी विरोधी मानी जाती हैं, मेरा मतलब है तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कभी एक साथ मिलकर नेशनल लेवल पर पावर कैसे शेयर की थी। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जो भारतीय राजनीति के काम करने के तरीके को समझने के लिए बहुत ही क्रूशल है। मतलब कल के साथ ही आज के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी कैसे बन जाते हैं। तो इस पूरे हिस्टोरिकल सफर को एक सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव तरीके से समझने के लिए हम इन 5 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, राजनीति का बड़ा विरोधाभास। दूसरा, सत्ता और गठबंधन की शुरुआत। तीसरा, इस गठबंधन में आए उतार चढ़ाव। चौथा, सत्ता परिवर्तन और नया संघर्ष। और पांचवा, गठबंधन की राजनीति से मिलने वाले सबक। चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सेक्शन 1, राजनीति का बड़ा विरोधाभास। सहयोगियों से विरोधियों तक आजकल की तीखी राजनीतिक बहसों को देखकर ना अक्सर ये पुरानी साझेदारियां छिप सी जाती हैं, लेकिन एक्चुअल हिस्ट्री कुछ और ही कहानी बयां करती है। इस पूरी कहानी की गहराई में जाने से पहले एक एकेडमिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। शिफ्टिंग कोएलिशन डायनामिक्स। इसका सीधा सा मतलब है राजनीतिक गठबंधनों का वो फ्लूइड या बदलता हुआ नेचर, जहां पार्टियां परमानेंट लॉयल्टी के बजाय ना अपनी स्ट्रैटेजिक और गवर्नेंस की जरूरतों के हिसाब से एक दूसरे से जुड़ती हैं या फिर उनका विरोध करती हैं। आसान शब्दों में कहें तो गठबंधन किसी आइडियोलॉजी से ज्यादा प्रैक्टिकल गोल्स को अचीव करने का एक टूल होते हैं। मूविंग ऑन, सेक्शन 2, सत्ता और गठबंधन भी शुरुआत। एक नए तालमेल का निर्माण। आइए देखते हैं कि ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच ये जो शुरुआती अलायंस था वो आखिर बना कैसे। साल 1997, जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाई, उनका मेन टारगेट क्या था? पश्चिम बंगाल में 10 को पुरानी वामपंथी सरकार को चुनौती देना। और इसके तुरंत बाद 1998 और 1999 के चुनावों में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। ये ना एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने दोनों को फायदा पहुंचाया। टीएमसी को नेशनल लेवल पर बैकअप मिला और बदले में इसी अलायंस के जरिए बीजेपी की पश्चिम बंगाल में एक सॉलिड एंट्री हो गई। लेकिन ये सफर इतना सीधा नहीं था। 2001 आते आते राजनीतिक समीकरण बदले और टीएमसी एनडीए से अलग होकर कांग्रेस के साथ चली गई। फिर 2003 में एक बार फिर से एनडीए में वापसी की और फाइनली 2004 के नेशनल इलेक्शंस में साथ लड़ने के बाद जब रिजल्ट्स कुछ खास नहीं रहे तो दोनों के रास्ते पूरी तरह अलग हो गए। मतलब हम देख सकते हैं कि कैसे चुनावी जरूरतें ही अलायंस का फ्यूचर तय कर रही थी। अब ये पावर शेयरिंग असल में दिखती कैसी थी? 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो ममता बनर्जी उस सरकार का हिस्सा थीं। और उन्हें क्या मिला? रेलवे मंत्रालय। किसी भी रीजनल पार्टी के लिए रेलवे मिनिस्ट्री मिलना नेशनल पॉलिटिक्स में अपना दबदबा बनाने का एक बहुत बड़ा मौका होता है। फिर जब 2003 में टीएमसी की वापसी हुई तब उन्हें कोल मिनिस्ट्री यानी कोयला मंत्रालय दिया गया। इससे एकदम साफ है कि ये सिर्फ नाम का गठबंधन नहीं था, बल्कि इसमें एक्चुअल हैवीवेट एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां शामिल थीं। राइट, अब आते हैं सेक्शन 3 पर। गठबंधन में उतार चढ़ाव, अस्थिरता का प्रभाव। ये वो दौर था जहां स्ट्रेटेजिक जरूरतें गठबंधनों को बार बार तोड़ और जोड़ रही थी। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि ये जो पूरी वॉलेटिलिटी थी वो कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक पैंतरेबाजी थी। स्टेप 1, 2001 में टीएमसी का एनडीए छोड़ना। ये स्टेट लेवल इलेक्शंस के लिए जरूरी था ताकि लेफ्ट के खिलाफ वोटों को एकजुट किया जा सके। लेकिन फिर स्टेप 2, 2003 में टीएमसी का एनडीए में वापस आना, क्योंकि तब नेशनल लेवल के इक्वेशंस बदल गए थे। और फिर आता है स्टेप 3, 2004 का फॉलआउट, जब चुनाव के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए और लगा कि अब ये अलायंस इलेक्टोरल बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो दोनों ने बड़ी ही दूरदर्शिता दिखाते हुए अलग होने का फैसला कर लिया। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर। सेक्शन 4, सत्ता परिवर्तन और नया संघर्ष, एक बदलता हुआ परिदृश्य। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब एक ऐसा भूचाल आने वाला था जिसने सब कुछ बदल के रख दिया।
साल 2011 ये भारतीय राजनीति का एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट था। इसी साल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 34 साल से चले आ रहे वामपंथी शासन को पूरी तरह उखाड़ फेंका। लिटरली इस एक इवेंट ने बंगाल के पॉलिटिकल लैंडस्केप को हमेशा के लिए रीशेप कर दिया। अब हुआ क्या कि जब इतना पुराना लेफ्ट फ्रंट सत्ता से बाहर हुआ तो वहां एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया, और इसी खाली जगह ने भविष्य की एक नई और तीखी राइवलरी के लिए स्टेज सेट कर दिया, जहां बाद में बीजेपी ने खुद को मेन ऑपोजिशन के तौर पर खड़ा करना शुरू किया। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि कैसे दो अलग अलग एरा एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो सकते हैं। एक तरफ 1999 से 2004 का एनडीए एरा था, जब ये दोनों पार्टियां नेशनल पावर शेयर कर रही थीं, एकदम पार्टनर्स की तरह, और दूसरी तरफ पोस्ट 2014 एरा। लेफ्ट के कमजोर होने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी पकड़ तेजी से मजबूत की, और नतीजा, जो पार्टी कभी एक अहम सहयोगी थी वो आज टीएमसी की सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल चैलेंजर बन चुकी है। कोऑपरेटिव अलाइज से लेकर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स तक का ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में हैरान करने वाला है। फाइनली हम अपने लास्ट सेक्शन पर पहुंच गए हैं। सेक्शन 5, गठबंधन के राजनीति के सबक, कोई स्थायित्व नहीं। ये पूरी टाइमलाइन हमें वापस उसी कोर कॉन्सेप्ट पर ले जाती है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। इस पूरे केस स्टडी का सबसे बड़ा टेकअवे बस इस एक लाइन में छिपा है। राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। पॉलिटिकल अलायंसेस हमेशा फ्लूइड होते हैं, जो सिर्फ टाइम, जरूरत और पावर इक्वेशंस के हिसाब से बनते और बिगड़ते हैं। खैर, इसी थॉट के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। एक बार फिर से एडवोकेट मतलूब चंदेल जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उरई, जालौन, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इतने ऑब्जेक्टिव और शानदार तरीके से इस केस स्टडी को तैयार किया। तो क्या आगे चलकर हमें ऐसे ही कुछ और अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेटेजिक बदलाव देखने को मिलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें सोचने पर मजबूर करता है।